आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम 1857 का विद्रोह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह पीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी जो है पुख्ता हो जाए। तो चलिए हम पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह किस प्रकार स्टार्ट होता है उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। कहाँ शुरुआत होती है? तो उत्तर एवं मध्य भारत में स्टार्ट होता है। और ये सशक्त विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्टार्ट होता है। और ये कैसे स्टार्ट होता है? तो हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत जो है ब्रिटिश सेना में जो कार्य कर रहे भारतीय सिपाही होते हैं उनके द्वारा ये शुरुआत किया जाता है, लेकिन शीघ्र ही इस विद्रोह से देश के और भी किसान, दस्तकार, शिल्पकार जो है वो सभी जो है जुड़ जाते हैं। ये विद्रोह जो 1857 का विद्रोह है वो एक मुख्य रीजन होता है ब्रिटिश जो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां होती हैं, जिस आर्थिक नीतियों के द्वारा जो है यहाँ काफ़ी शोषण किया जाता है, उसके विरोध स्वरूप जो है स्टार्ट होता है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत के परंपरागत जो आर्थिक ढांचा है उस आर्थिक ढांचे को ये तहस नहस कर दिया। वहीं जो कुछ ब्रिटिश भू राजस्व नीति एवं मुक्त व्यापार की जो नीति थी ब्रिटिशर्स की, उन नीतियों ने जो है जो भारत के किसान थे, दस्तकार थे, हस्तशिल्पकार थे तथा बड़ी संख्या में यहाँ तक कि जो भू सामंत थे, जमींदार थे, उनको भी जो है बेरोजगारी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहला तो कारण हो गया ये 1857 विद्रोह होने का, वो आर्थिक कारण हो गया। आर्थिक कारण रहा मुख्य जो है 1857 विद्रोह होने का। ये आर्थिक कारण में ब्रिटिश जो भू राजस्व नीति, उनके मुक्त व्यापार की नीति और उनकी जो कुछ औपनिवेशिक जो आर्थिक नीतियां थी वो सभी जिम्मेदार रहे 1857 के विद्रोह को पनपने का। और अगला कारण क्या था? वही राजनीतिक कारण में बिलिजली की सहायक संधि जो 1798 में लाया जाता है, वो सहायक संधि भी जिम्मेदार रही। और डलहौजी का जो है वेपकत का सिद्धांत, डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी होती है जो 1848 से लेकर के 56 तक जो है डलहौजी के द्वारा लागू किया जाता है, तो ये दोनों राजनीतिक कारण में शामिल रहे 1857 के विद्रोह होने का। वहीं ब्रिटिश शासन द्वारा जो है 1813 ईस्वी के बाद जो कुछ सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति ने भी भारतीय जनता में असंतोष को भड़काया। तो अभी तक हमने देखा कि 1857 के विद्रोह होने का कुछ आर्थिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है और सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति जिम्मेवार रही 1857 के विद्रोह होने का। वहीं 1857 की क्रांति के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार रहे। उसमें एक कारण था सैनिक कारक। वो सैनिक कारण कैसे जिम्मेदार रहे? तो जो भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के बनिस्बत जो है कमतर करके आका जाता था। कैसे? तो उनको जो है जो भारतीय सैनिक थे उनका वेतन, भत्ता और पदोन्नति इन सब में जो है यूरोपीय सैनिकों के बराबर उनको लाभ नहीं मिलता था। इसके कारण भी जो है भारतीय सैनिकों के बीच असंतोष व्याप्त था। वहीं तात्कालिक कारण में एक प्रमुख कारण रहता है कि भारतीय सैनिकों के प्रयोग हेतु, तात्कालिक कारण क्या है? तो भारतीय सैनिकों के प्रयोग हेतु इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना, और इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो ये जो है 1857 के विद्रोह होने का तात्कालिक कारण था, इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इसके कारण क्या हुआ कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों भड़क उठे, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह की जो है शुरुआत हो गई। तो तात्कालिक कारण ये रहा। और कैसे शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? तो हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। तो औपचारिक शुरुआत अगर पूछे तब 10 मई 1857 को मेरठ से हो जाएगा, लेकिन अगर मंगल पांडे वाला क्वेश्चन रहे तब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से इसका शुरुआत होता है। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसके अनुसार जो है आंसर हम करेंगे।
वहीं जो है 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का मुगल सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर है वो प्रतीकात्मक तौर से जो है नेता घोषित किया जाता है। 1857 के विद्रोह का नेता वो घोषित किए जाते हैं। हालांकि अनेक रजवाड़ों के शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। अभी भी जो कुछ रजवाड़े थे, राज्य रजवाड़े थे, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, किंतु उनकी सेना में विद्रोह की भावना भड़क उठी। तो रजवाड़ों का क्या रहा इस विद्रोह के प्रति एक तरह से रुख वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो रजवाड़ों जो है अंग्रेजों के ही समर्थक रहे, लेकिन उनके सेना में जो कुछ सैनिक थे उनमें जो है विद्रोह की भावना भड़क उठी। पूरे उत्तर एवं मध्य भारत में इस विद्रोह ने आम नागरिकों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अनेक ऐसी जगहों पर जहां फौज नहीं थी वहां आम जनता ने ही विद्रोह की शुरुआत की। तो आम जनता भी जो है 1857 के विद्रोह में शामिल रही। हालांकि इस विद्रोह की क्या सीमा रही, तो इस सीमा बताया हुआ है कि 1857 के विद्रोह की क्या क्या सीमाएं रही। तो हालांकि इस विद्रोह ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया, किंतु भारत का दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा जो है ये सब जो है 1857 के विद्रोह से अछूते रहे। दक्षिण का क्षेत्र और भारत का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र जो है इस विद्रोह के प्रभाव से अछूता रहा। तो ये इस 1857 के विद्रोह की सीमा हो गई। वहीं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा एवं अन्य राजपूत शासक जो थे, भोपाल के नवाब, पटियाला, नामा एवं जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा एवं अन्य जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे जो है राजा रजवाड़े थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। तो ग्वालियर के सिंधिया जो है, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ये सब ऐसे राजा थे, महाराजा थे जो कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। वहीं जो है आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भी इस आंदोलन से अलग रहा। तो ये सब इस विद्रोह की सीमा हो गई कि बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है तटस्थ रहा, उन्होंने इस आंदोलन में ज्यादा रुचि जो है नहीं दिखाई। और क्या है कि साथ ही विद्रोहियों के पास जो है एकता, संगठन एवं आधुनिक अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, जिसके कारण ये अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। तो जो विद्रोही थे उनके पास कोई यूनिटी नहीं थे, उनके पास कोई जो है संगठन नहीं था, न ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे जिससे वो जो है विद्रोह को लंबे समय तक चला सकते थे। ये सब भी रीजन रहा जिसके कारण जो है 1857 के विद्रोही अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। तो ये सब सीमाएं हो गई 1857 के विद्रोह की सीमाएं हो गई। वहीं 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में हम देखें तो इस विद्रोह के बाद जो है भारत में ब्रिटिश सरकार के ढांचे एवं ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। एक परिवर्तन के रूप में जो है 1858 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा को पढ़ा। तो यही जो 1858 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत जो है बहुत ज़्यादा प्रशासनिक फेरबदल किए जाते हैं, सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है, बहुत कुछ जो है किया जाता है। तो प्रशासनिक फेरबदल में क्या क्या किया जाता है, तो विद्रोह की समाप्ति के पश्चात यानी 1857 का विद्रोह जब समाप्त हो रहा है तो उसकी समाप्ति के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। तो ये फेरबदल किया गया है कि 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित कानून के तहत जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चलाएगी भारत में, बल्कि जो है ये अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इस तरह भारत पर शासन का भार ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत मंत्री कहा जाता था, उसके हाथों में दे दिया गया तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल नियुक्त कर दी गई। तो ये 1858 का जो चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के तहत ये फेरबदल किया जाता है कि अब भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से ही जो है भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले शासन करती थी वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से किया जाएगा, भारत मंत्री के नाम से जो है किया जाएगा। उनके ही हाथों में जो है एक सत्ता दे दी गई, 15 सदस्यीय काउंसिल की सहायता से वो जो है ये काम करेंगे।
वहीं 1858 का जो चार्टर एक्ट था, अधिनियम था, उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट है इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, तो 1858 का चार्टर एक्ट और तथा यह जो है ब्रिटिश सरकार के अब ये अधीन हो गया। सैन्य व्यवस्था में हम परिवर्तन देखें तो सैन्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया 1857 के विद्रोह के बाद, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है सैन्य व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन गठित किया गया। कौन सा कमीशन? पील कमीशन। ये भी VVI है, इसको भी आप याद रखेंगे। पील कमीशन गठित किया गया। इस समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यानी पील कमीशन की जो सिफारिश थी उसको ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। यानी यूरोपीय सैनिक अब अधिक से अधिक जो है सेना में होंगे और भारतीय सैनिकों का अनुपात को कम कर दिया गया। और अब सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। कैसे? तो अवध, बिहार व मध्य भारत के सैनिकों के 1857 विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें कम संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। वहीं दूसरी ओर पंजाबी, गोरखों एवं पठानों को सरकार समर्थक मानकर बड़ी संख्या में भर्ती आरंभ की गई। तो ये एक सैन्य बदलाव किया गया। और क्या किया गया? तो भारतीय सैनिकों के बीच सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई एवं क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित कर राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपने से रोका गया। तो ये कुछ सैन्य फेरबदल किया गया है। वहीं रजवाड़ों के साथ कैसा संबंध इन्होंने जो है स्थापित किया 1857 के विद्रोह के बाद, तो कई भारतीय रियासतों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। अतः जब भारतीय रजवाड़ों के विलय की नीति छोड़ दी गई तो क्या किया गया, चूंकि अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था भारतीय रियासत ने, तो अब जो है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रजवाड़ों के साथ विलय की नीति छोड़ दी गई एवं इनके उत्तराधिकार व गोद के अधिकार को भी पुनः दे दिया गया। और अब देशी रियासतों के राजा भारत में ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। तो ये प्रभाव जो है देखने को मिला रजवाड़ों के साथ कैसा उनका संबंध रहा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। वहीं जो है अब फूट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। कैसे? तो 1857 के विद्रोह में हिंदुओं एवं मुसलमानों ने मिलकर भाग लिया था। इस एकता को तोड़ने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पश्चात बड़े पैमाने पर मुसलमानों का दमन किया तथा हिंदुओं को अपना तरफदार घोषित किया। तो इस तरह से उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का भी अनुसरण किया 1857 के विद्रोह के बाद। वहीं 1870 में इस नीति के उलट जो है मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश आरंभ हुई। जमींदारों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा अंग्रेजों का? तो अवध के अधिकांश तालुकदारों की जमीनें वापस कर दी गई तथा इन्हें भारतीय जनता का परंपरागत एवं स्वाभाविक नेता कहा गया। किसानों के हितों के खिलाफ जमींदारों एवं भूस्वामियों को उनकी जमीन पर उनके अधिकारों की सुरक्षा दी गई। तो ये जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण रहा। समाज सुधार के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा? तो इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत के सामाजिक एवं धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने लगी। उनका मानना था कि सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया उनके द्वारा, विधवा पुनर्विवाह की जो आज्ञा दी गई, ये सब जो समाज सुधार किया गया इसको लागू करने के कारण 1857 का विद्रोह हुआ। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि भारतीय समाज के रूढ़िवादियों का पक्ष लेना उन्होंने आरंभ कर दिया। श्रम संबंधी कानूनों में भी कुछ परिवर्तन किए गए। 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों एवं बागानों में मजदूरों की हालत दयनीय थी। अधिक कार्य दिवस एवं घंटे तथा कम मजदूरी के कारण उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे सरकार पर फैक्ट्री कानून बनाने के लिए जो है लगातार दबाव डाल रहे थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में कम मजदूरी के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में अपनी पैठ बना लेंगे तथा ब्रिटिश उद्योगपति पिछड़ जाएंगे। इस दिशा में कार्य करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1881 में प्रथम इंडियन फैक्ट्री कानून बनाया। यह कानून मुख्य रूप से बाल श्रम से संबंधित था। तो ये कुछ जो है श्रम सुधार किए गए हैं 1857 के विद्रोह के बाद। 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 7 से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की कार्य अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई। तो ये 1888 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम की कुछ बातें हैं। वहीं लैंसडाउन के शासनकाल में जो 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम लाया गया तथा इसमें जो है सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। यानी जो
वीक में एक बार छुट्टी मिलता है। वहीं महिलाओं की कार्य अवधि जो है 11 घंटे निश्चित की गई। जातीय शत्रुता की नीति का भी परिपालन किया गया उनके द्वारा कि भारतीयों पर अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने अपने शासन के शुरुआती चरण से ही सामाजिक दूरी को बनाए रखा तथा स्वयं को जातीय दृष्टि से भी श्रेष्ठ साबित करते रहेंगे। तो एक तरह से जातीय शत्रुता की नीति का इन्होंने परिपालन किया कि हम जो है जातीय रूप से श्रेष्ठ हैं भारतीयों से। 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज खुलकर जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत का प्रचार करने लगे और जो है रेलवे हो, चाहे होटल हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, इन सब जगहों पर केवल जो है यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, जिसके कारण भारतीय अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। वहीं प्रांतीय प्रशासन के प्रति क्या नीति अपनाई गई? तो 1818 के पहले बंगाल, मद्रास एवं बंबई के प्रांतों के प्रशासन और वित्त अलग अलग थे। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद स्थिति बदल गई थी तथा 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के प्रदेशों, विधान परिषदों एवं वित्त का केंद्रीकरण हो गया। तो 1861 के अधिनियम में यह प्रक्रिया उलट दी गई तथा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। लेकिन प्रांतीय सरकारों को नया कानून बनाने के पहले वायसराय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। इस अधिनियम से प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई तथा जो है 1892 और 1909 के एक्ट द्वारा इन परिषदों का विस्तार होता गया। तो ये कुछ जो है चेंजेस देखने को मिले प्रांतीय प्रशासन के प्रति इनकी क्या नीति रही। वहीं 1861 के वैधानिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ और 1870 तक आते आते लॉर्ड मेयो के काल में प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग कर दिया गया और रिपन के काल में वित्त विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का और विस्तार किया गया तथा राजस्व का विभाजन केंद्रीय मदों, प्रांतीय मदों एवं केंद्र और प्रांत के मध्य विभाजित मदों में कर दिया गया। तो ये चेंजेस जो है किया गया है। सिविल सेवा में क्या चेंजेस किया आया देखने को मिला 1857 के विद्रोह के बाद। तो लोक सेवा अधिकारियों की शिक्षा एवं उनका नैतिक स्तर सुधारने के लिए वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1858 के पश्चात जो है समाप्त कर दिया गया। वहीं 1853 के अधिनियम से सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। लिट्टन के समय में जो है सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने की आयु 19 वर्ष तक सीमित कर दी गई थी, जिसको जो है रिपन ने बढ़ाकर फिर 21 वर्ष कर दिया। 1893 में फिर एक विधेयक लाया गया जिसके अनुसार भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। अंततः 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये सब चेंजेस बहुत बाद में 1857 के विद्रोह के बाद जो कुछ चेंजेस हर क्षेत्र में जो देखने को मिला वो यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज दिया हुआ है और ये एग्जाम में लगभग पूछता है। जो भी फैक्चुअल पॉइंट है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह मानना क्यों अपूर्ण माना जाता है। यानी हम 1857 के विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल सैनिक शामिल थे। ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसानों, जमींदारों और शासकों की भी भागीदारी थी। तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि हम इसको सिपाही विद्रोह केवल इसलिए नहीं कर सकते, तो इसमें और भी वर्गों ने भागीदारी निभाई थी। सिर्फ सिपाही इसमें भागीदार नहीं थे, बल्कि किसान भी बल्कि किसानों की भी भागीदारी थी। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों की भागीदारी थी। सारे जमींदारों ने तो 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। कुछ ब्रिटिश नीतियों के प्रति इन्होंने अपना समर्थन दिया था, लेकिन कुछ जमींदार जो है 1857 के विद्रोह में शामिल थे और कुछ जो है देसी रियासत जो शासक थे वो भी जो 1857 के विद्रोह में भागीदारी निभाई थी। हालांकि बहुत सारे रियासतों ने जो है नहीं निभाया था। तो इसलिए बी आंसर हमारा हो जाएगा कि हम केवल इसको सिपाही विद्रोह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसान, जमींदार और शासकों की भी भागीदारी थी। यहाँ तक कि जो है आम जनता की भी भागीदारी थी। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप देने में सबसे अधिक सहायक था। इसको राष्ट्रीय स्वरूप देने में सबसे अधिक सहायक क्या था ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ए नंबर ऑप्शन है कारतूस विवाद, तो ये नहीं होगा। बी है सैनिक वेतन में कमी, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा कि विभिन्न वर्गों का साझा असंतोष, यानी विभिन्न वर्ग, चाहे किसान हो या फिर हस्तकार हो, शिल्पकार हो, आम जनता हो, सभी में जो है एक असंतोष वो
पनपा। जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी उन नीतियों के कारण जो उनमें असंतोष की भावना आई, उन्होंने जो है साझे रूप से इस विद्रोह में शामिल हो गए। तो इसलिए इसको हम राष्ट्रीय स्वरूप दे सकते हैं इस कारण से। तो सी नंबर आंसर हो गया। नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो सबसे संभावित राजनीतिक परिणाम क्या होता। तो अगर ये विद्रोह सफल हो जाता तो क्या होता। तो भारत में लोकतंत्र स्थापित हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजों का पूर्ण औद्योगिक नियंत्रण हो जाता, तो ये भी नहीं होता। पुरानी सामंती शक्तियों की पुनर्स्थापना हो जाती। तो ये संभावना थी कि अगर 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो पहले से जो देसी रियासत थे, राजे रजवाड़े थे, सामंती जो शक्तियां थी, जमींदार थे, वो सब जो है पुनः उनकी शक्ति स्थापित हो जाती। तो पुरानी सामंती शक्तियों की पुनर्स्थापना होती। यही जो है राजनीतिक परिणाम होता। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है कि 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये जो है गलत है। सभी भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, बल्कि कुछ भारतीय शासक जो थे उन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध किया था, और कुछ भारतीय शासक जो देसी रियासत के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। तो इसलिए जो है सभी कहने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि पंजाब और दक्षिण भारत का अधिकांश भाग शांत रहा। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें दक्षिण भारत अशांत तो रहा ही रहा, साथ ही साथ कुछ पश्चिमी भारत और पूर्व जो है ये भी अशांत रहा। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब और दक्षिण भारत का अधिकांश भाग जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट कथन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने भारतीय सेना का पुनर्गठन क्यों किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद हमने पढ़ा कि बहुत सारे सैन्य बदलाव किए गए, जिसमें पील कमीशन को गठित किया गया था। तो भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के पीछे क्या रीजन था। भारतीय सैनिकों को अधिक अधिकार देने हेतु तो नहीं, ये नहीं किया गया। भारतीयों की संख्या बढ़ाई नहीं गई बल्कि घटाई गई थी भविष्य में सामूहिक विद्रोह रोकने हेतु। तो इसलिए ऐसा किया गया कि पील कमीशन गठित करके जो है सैन्य बदलाव किया गया, और सैन्य बदलाव के तहत जो है भारतीयों की संख्या सेना में कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को जो है बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो सामूहिक रूप से विद्रोह का नहीं कर सके, अधिक संख्या में नहीं रहेंगे तो सामूहिक विद्रोह नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी संख्या को घटा दिया गया। तो भविष्य में सामूहिक विद्रोह रोकने हेतु जो है भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया पील कमीशन की सहायता से। नेक्स्ट है कि बिहार में कुंवर सिंह की भूमिका को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की काफ़ी बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। तो उनको जो है क्यों उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की तो नहीं, उन्होंने बंगाल में विद्रोह शुरू किया तो नहीं, बिहार में उन्होंने किया था। वृद्धावस्था में भी प्रभावी सैन्य नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया था। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है वो कुंवर सिंह 80 वर्ष के होने के बावजूद उन्होंने कुंवर सिंह के द्वारा जो है काफ़ी प्रभावी सैन्य नेतृत्व 1857 के विद्रोह में निभाया जाता है। तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है। आखिर क्यों ये असफल हो गया ये विद्रोह। तो कारण क्या रहा। तो विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, तो ये भी कारण था। इसके कारण वो जो है लंबी लड़ाई नहीं लड़ सके। दूसरा है नेतृत्व और समन्वय का अभाव थी। हाँ, ये भी रीजन था। उनके पास एक अच्छा लीडर नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, इस कारण जो है 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। जनता का पूर्ण समर्थन नहीं था, तो ये भी सही कारण है। दक्षिण भारत की निष्क्रियता, तो ये भी कारण है। दक्षिण भारत जो है 1857 के विद्रोह से छूटा रहा, इस कारण जो हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह जो है असफल हुआ। तो प्रयुक्त सभी कारण जो है माने हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के असफल होने का ई नंबर आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश नीति में कौन सा मूलभूत परिवर्तन आया। तो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नीति में मूलभूत परिवर्तन अगर हम देखें तो विस्तारवादी नीति का पूर्ण अंत नहीं, विस्तारवादी नीति का पूर्ण अंत नहीं किया गया, बल्कि उसमें कुछ जो है कमियां की गई। भारतीयों को स्वशासन देना, तो भारतीयों को स्वशासन तो नहीं दिया गया। भारतीय रियासतों के प्रति अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई गई, तो ये किया गया। जो भारतीय रियासत थे उन्होंने, चूंकि बहुत सारी रियासतों ने अंग्रेजी सेना का समर्थन किया था, अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो उनके प्रति जो है एक उदार नीति अपनाई गई। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह के सामाजिक प्रभाव को सबसे बेहतर दर्शाता है। 1857 का विद्रोह जो हुआ उसका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ उसको कौन सा जो है दिखाता है। तो इन नंबर ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप बढ़ाया, तो ये गलत है। इन्होंने जो है अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप को बढ़ाया नहीं बल्कि कम किया था। अंग्रेज सामाजिक सुधार में अधिक सतर्क हो गए, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप की नीति के कारण ही जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेजों ने जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है उन्होंने सामाजिक सुधार में रुचि लेनी बंद कर दी। सामाजिक सुधार के लिए जो है वो अधिक सतर्क हो गए, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। सी तो होगा नहीं, जाति व्यवस्था समाप्त हो गई। भारतीय समाज पूर्णतः आधुनिक हो गया, ये भी नहीं होगा। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति अपना ली, तो ये भी नहीं है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकार वीडी सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का मुख्य आधार क्या था। वीडी सावरकर के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो इसका मुख्य आधार क्या था। तो यह केवल सैनिक विद्रोह था, तो नहीं, केवल सैनिक विद्रोह रहेगा तो कैसे स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये तो होगा नहीं। इसमें केवल हिंदुओं ने भाग लिया, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था, तो हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इस जो है स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि इस विद्रोह का उद्देश्य कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था, तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करके स्वतंत्रता की प्राप्ति ही जो है 1857 के विद्रोह का लक्ष्य था। तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का मुख्य आधार ये हो सकता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने 1857 के विद्रोह के फैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को जो है एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।